नमस्कार आप सभी को। बिहार राज्य विशेष के अध्ययन के क्रम में जैसा कि आपको बताया गया था कि एक लाइव सेशन आपका प्रारंभ होने वाला है। तो लाइव सेशन क्योंकि आपको समय नहीं बताया गया था पूर्व में, इसलिए आज की ये वीडियो रिकॉर्डेड है। आज के बाद जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो एक निर्धारित समय पर आपका ये लाइव सेशन होगा और उसी दौरान आप सभी को अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है। इसका जो समय है वो है 3 बजे। तो दोपहर 3 बजे से आपका लाइव सेशन होगा। तो आप सबको अपना जो भी आप पढ़ाई का आपका शेड्यूल है उसको इस आधार पे तय करना है कि 3 बजे से लेकर आप 4:30 बजे तक मैक्सिमम 1.5 घंटे का ये सेशन होगा। इस दौरान आप यहाँ पर उपस्थित रह सकें, इस आधार पर अपने शेड्यूल को आप व्यवस्थित कर लीजिएगा। तो चलिए एक एक करके चीज़ों को प्रारंभ करते हैं। जैसे कि मैंने पूर्व में भी बताया था कि इस सीरीज में अधिकतम 75 प्रश्न हम एक दिन में देखेंगे और इन 75 प्रश्नों का जो अध्ययन है मैक्सिमम 90 मिनट में हमें करना है। तो इसी आधार पे देखेंगे, ज़्यादा डिस्कशन इसमें नहीं हो पाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी तैयारी को और बेहतर करने के लिए है। सिर्फ और सिर्फ किस रेशियो में आप प्रश्न एग्जामिनेशन हॉल में हल करेंगे, किस समय में आपको हल करना है, उसकी जो आप कह सकते हो जो मानक समय होता है एक प्रश्न हल करने का, उसमें आपकी आदत बन सकेगी, उसकी आपकी हैबिट हो सकेगी। किस प्रकार के प्रश्नों को पहले करना है, किस प्रकार के प्रश्नों को बाद में करना है, वो भी आदत आपकी इसी कक्षा के माध्यम से विकसित होगी। तो अब लगातार ये कक्षा आपको देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले आज के 75 प्रश्न जो हैं, क्योंकि 150 प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये तैयार किया गया है। मतलब कि 2 दिन में आप एक जो मॉडल पेपर है उसका आप अध्ययन कर सकोगे। अब यहाँ पे पहला प्रश्न आपके सामने है, ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, आप सबको प्रयास करना है। अब यहाँ पे ज़्यादा समय नहीं लेना है, ठीक है। आप सभी को प्रयास करना है कि कम से कम समय में आप प्रश्नों का जवाब दे सकें। यहाँ पे क्या बोला गया है, निम्न श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। निम्न श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी आपको बताना है। एक प्रकार से यदि देखें रीजनिंग का प्रश्न है, लेकिन बहुत ही आसान प्रश्न है। इतने आसान से प्रश्न सिर्फ और सिर्फ पीएससी या यूपीएससी की परीक्षाओं में ही पूछे जाते हैं। एसएससी, बैंक, रेलवे और जो भी अन्य परीक्षाएं होती हैं जहां पर रीजनिंग पूछे जाते हैं, इस प्रकार के प्रश्न देखने को नहीं मिलते हैं। उनका लेवल इससे थोड़ा सा और बेहतर होता है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि आप पीएससी की परीक्षा की बात कर रहे हो, आप यूपीएससी की बात कर रहे हो, इसलिए इसका जो लेवल है वो थोड़ा सा आप कह सकते हो बेसिक लेवल है। यहाँ पे 4, 5, 9, 18, 34, 59, $144, 208, 289 दिया हुआ है। अब यहाँ पे यदि हम देखें तो आपको कुछ यहाँ पर देखने को मिलेगा एक सीरीज। इस तरह के प्रश्न जब होते हैं तो हमें एक सीरीज ध्यान देनी होती है, एक कोई सीरीज हमें खोजनी होती है और इसमें कोई फार्मूला नहीं लगता। इसमें सिर्फ और सिर्फ वही काम आता है जिस प्रकार से आप अभ्यास किए रहते हैं। तो जितना आप अभ्यास ज़्यादा करेंगे उतनी बेहतर से इन चीज़ों को आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे जो दिया हुआ है, जैसे 4 दिया हुआ है, 4 को क्या लिखा जा सकता है यदि हम देखें तो 4 को यदि हम देखें तो आप देखोगे 4 और 5। सबसे पहली बात, 4 और 5 में यदि आप देखोगे तो कितने का अंतर है, +1 का अंतर है। 5 और 4 में यदि आप देखोगे कितने का अंतर है, +4 का अंतर है, ठीक है। इसी तरह 9 और 18 में आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा +9 का अंतर है, ठीक है। इसी तरह से जब आप 18 और 34 में देखोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे हो गया 16 का अंतर है, ठीक है, +16। फिर इसके बाद यदि आप देखोगे 34 और 59 में यहीं पे घटा लो। 59 में से आपको 34 घटाना है तो मे भी यहाँ पे 25 आना चाहिए। 5 और 2, हाँ 25। तो यहाँ पे आपका आ गया +25, ठीक है। और यहाँ पे डॉट डॉट है, चलो इसको भी हम छोड़ देते हैं। अगला भी यहाँ पे हम छोड़ देते हैं। इसके बाद यहाँ पे अभी हम देखेंगे आगे, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो सीरीज बन रही है, यहाँ पे जो आप चीज़ों को देख रहे हो, यहाँ से ही आपका आंसर निकल जाएगा। यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, पहला +1 को क्या लिख सकते हो, 1 का वर्ग लिख सकते हो। +4 को क्या लिख सकते हो आप, 2 का वर्ग लिख सकते हो। +3 को क्या लिख सकते हो, +9 को क्या लिख सकते हो, 3 का वर्ग लिख सकते हो। +16 को क्या लिख सकते हो, 4 का वर्ग लिख सकते हो। +25 को क्या लिख सकते हो, 5 का वर्ग लिख सकते हो। कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो संख्याएं आ रही हैं, पहला आ रहा है 1 का वर्ग, ठीक है।
फिर उसमें 2 का वर्ग जोड़ा गया है, फिर अगले में 3 का वर्ग जोड़ा गया है, फिर अगले में 4 का वर्ग जोड़ा गया है, फिर अगले में 5 का वर्ग जोड़ा गया है। मतलब अब ये वाली जो संख्या होगी इस क्रम से यदि हम देखें तो इसमें क्या होना चाहिए, इसमें होना चाहिए 5 का वर्ग है तो यहाँ पे कितना जोड़ा जाना चाहिए, 6 का वर्ग जोड़ा जाना चाहिए, मतलब 36 प्लस 59। ठीक है, और 36 और 59 यदि आप जोड़ दोगे, 9 और 6 15 और 5 और 3 8 1 9, 90 और 5 95। कहने का मतलब यहाँ पे 95 आपका आना चाहिए। ठीक है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या ध्यान देना है, एक क्रम हमें देखना है। क्रम देखने के बाद थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है और आसानी से आप इसका जवाब दे सकते हो। फिर से बता दे रहा हूँ, ये क्रम दिया हुआ था 4 5 9 18 34 59 144 208 289। अब इसमें यदि आप देख रहे हैं तो 4 के बाद 5 आ रहा है, तो 4 और 5 में कितने का अंतर है, +1 का अंतर है, हमने लिख दिया +1। फिर 5 और 9 में कितने का अंतर है, +4, ये हमने लिख दिया। फिर 9 से 18 जाने में कितना अंतर है, +9 का, +9 कर दिया। इस तरह से ये क्रम बनता चला गया। फिर हमने देखा कि +1 को हम लिख सकते हैं 1 का वर्ग, +4 को लिख सकते हैं 2 का वर्ग, +9 को लिख सकते हैं 3 का वर्ग, +4 को 16 को लिख सकते हैं 4 का वर्ग, और +25 को लिख सकते हैं 5 का वर्ग। तो जब इसी प्रकार से चला आ रहा है, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, तो अगला क्या होगा, 6 का वर्ग होना चाहिए। तो 6 का वर्ग कितना होता है, 36। मतलब उससे पहले वाली संख्या में 36 जोड़ने पे हमारा आंसर मिलेगा। इसका सही उत्तर है बी विकल्प। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। उम्मीद करता हूं सबका आंसर आ भी गया होगा। यहाँ पे जब मैं समझा रहा हूं तो जिनको मैथ आती है, ठीक है, वो अपना हल करने का प्रयास किया करें, वो जल्दी से जल्दी इस प्रश्न का उत्तर निकालने का प्रयास किया करें। और जिनको मैथ समझ में नहीं आता है उनके लिए ज़रूरी है कि वो इस प्रश्न पे ध्यान दिया करें। ठीक है, जैसे बोला जा रहा है ए एक काम को 18 दिनों में और बी 36 दिनों में पूरा करें। मतलब कोई काम है जिसको ए 18 दिनों में तथा बी 36 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वो 9 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, मतलब ए और बी दोनों 9 दिनों तक साथ काम करते हैं, तो कितना प्रतिशत, ये ध्यान रखिएगा, कितना प्रतिशत काम शेष बचेगा। बोला जा रहा है कि ए और बी दोनों मिलकर साथ 9 दिन तक कार्य करते हैं, उसके बाद शेष काम कितना प्रतिशत बचा है। तो इस तरह के प्रश्नों में सबसे पहले ए और बी की क्षमता निकाल लेते हैं। मतलब ए का एक दिन का काम एक दिन में कितना करेगा। देखो, एक काम को ये पूरा खत्म करता है 18 दिन में, तो एक दिन में कितना करेगा, 1/18। इसी तरह बी जो है ये एक दिन में कितना करेगा, क्योंकि बी एक काम को करता है 36 दिन में, तो एक दिन में कितना करेगा, 1/36। अब ए और बी का दोनों का एक दिन का काम, तो दोनों का एक दिन का काम मतलब 1/18 धन 1/36 या +1/36। अब इसको लघुत्तम लेके आप हल करोगे तो 2 + 1/36, यहाँ से आ गया 3/36 या 3/36, यहाँ से आ गया 1/12। ये क्या आया, 1/12 काम जो है ये दोनों का मिलकर एक दिन तक है। ठीक है, यदि दोनों मिलकर एक दिन में 1/12 कार्य करते हैं, तो ये 9 दिन में कितना करेंगे, 9 गुणे एक दिन का काम बराबर 9/12 बराबर 3/4। ठीक है, तो 9 दिन में इन्होंने कितना काम खत्म किया, 3/4। कोई काम कितना होता है, 1, मतलब शेष काम कितना बचा, अब शेष काम कितना बचा, 3/4 तो इन्होंने खत्म कर दिया। कुल काम होता है 1, तो 1 - 3/4 बराबर 1/4। कहने का मतलब है सिर्फ 1/4 काम अब बचा हुआ है 9 दिन दोनों के कार्य करने के बाद। अब क्योंकि प्रश्न में क्या पूछा गया, कितना प्रतिशत काम शेष बचेगा, प्रतिशत पूछा गया है, तो जब किसी संख्या का प्रतिशत निकालना होता है तो आपको पता होना चाहिए, उसको 100 से गुणा करके प्रतिशत चिन्ह लगा देते हैं। तो यहाँ पे हम गुणा करेंगे 100 से, तो कितना आ जाएगा, 25%, मतलब 25% काम शेष बचा हुआ है। डी विकल्प इसका सही उत्तर है। ठीक है,
इस तरह के प्रश्न मैंने आपको बताए थे। ये चैप्टर किस तरह से हल करना है, 4 से 5 प्रश्न मैंने आपको बताए थे। जब विगत वर्षों के प्रश्नों का अध्ययन कराया जा रहा था, 3 से 4 टॉपिक वहाँ पे मैंने खुद कराए थे, तो उसमें से एक टॉपिक ये है और बहुत आसान सा प्रश्न है। अब इसमें एक बार फिर से हम बता देते हैं क्या करना है। इस तरह का कोई भी प्रश्न आए क्या करना होता है। देखो, इस तरह के प्रश्न जो है ना कई तरह से पूछे जाते हैं। जैसे इसमें बोला गया है कि ए एक काम को 18 दिन में, बी एक काम को 36 दिन में पूरा करता है। यदि वो 9 दिनों तक एक साथ काम करते हैं तो कितना प्रतिशत कार्य शेष बचेगा। इस तरह के प्रश्न जब भी पूछे जाएं तो सबसे पहले आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि ए और बी का एक दिन का काम क्या होगा। जैसे एक काम को ये 18 दिन में समाप्त करता है तो एक दिन में कितना करेगा, 1/18। इसी तरह बी एक काम को 36 दिन में समाप्त करता है, एक दिन में कितना करेगा, 1/36। ये आपको समझने की ज़रूरत है। अब जब दोनों का एक दिन का काम निकल गया, ठीक है, अलग अलग, तो दोनों जब साथ मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में कितना करेंगे, तो हमने दोनों के एक दिन के काम को हमने जोड़ लिया। 1 मिनट, थोड़ा सा पावर कट हुआ है, इसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम है। चले, अब यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि दोनों का एक दिन का काम हमने निकाल लिया। अब प्रश्न में बोला जा रहा है कि दोनों मिलकर 9 दिन तक काम करते हैं, ठीक है, तो दोनों 9 दिन में कितना करेंगे, हाँ, जितना एक दिन में करते हैं उसी का 9 गुना करेंगे। तो दोनों का एक दिन का काम गुणे 9 कर दिया हमने, 9 दिन का काम इनका आ गया। अब शेष काम कितना बचा है, यही पूछा जा रहा है, कितना प्रतिशत शेष बचा है। तो शेष काम, क्योंकि कोई भी काम एक होता है, ठीक है, तो यहाँ पे 3/4 निकल कर आया कि 9 दिन में ये 3/4 काम खत्म कर देते हैं। जब 3/4 काम खत्म कर देते हैं तो शेष काम कितना बचेगा, 1/4। और 1/4 को प्रतिशत में बदलना है तो आप जानते हो 1/4 है, मतलब 25% आसानी से आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैथ आते हैं ना, उनका जो लेबल होता है, आप कह सकते हो बहुत ही इजी होता है। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ चीज़ों को ध्यान से, गंभीरता से समझने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे जैसे कि आपको ये प्रश्न दिख रहा होगा, ठीक है, इस प्रश्न को ध्यान से देखते हैं और इसके बाद इसको हल करने का प्रयास करते हैं। जिनको आ रहा हो, मैं बार बार कहता हूँ, जिनका मैथ अच्छा हो वो आगे बढ़ें, इसका आंसर बताएं कितना आएगा। जिनका नहीं अच्छा है वो रुके रहें, चीज़ों को समझें, उसके बाद हल करेंगे, ठीक है। बोला जा रहा है नाव की अनुप्रवाह डाउन स्ट्रीम गति 14 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव की ऊर्ध्व प्रवाह अप स्ट्रीम गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव शांत जल में, वह नाव शांत जल में 72 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगी। बोला जा रहा है, यहाँ पे क्या दे दिया गया, एक नाव कोई है, उसकी धारा की दिशा में चाल दे दी गई और उसकी धारा के विपरीत दिशा में चाल दे दी गई। आपसे पूछ लिया जा रहा है इस प्रश्न में कि नाव जो है वो शांत जल में 72 किलोमीटर चलने में कितना समय लेगी। अब इसमें यदि हम देखें तो सबसे पहले आपको मान लेना चाहिए, माना नाव की चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल है y किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। नाव की चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल है y किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या बोला जा रहा है, नाव की अनुप्रवाह गति 14 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब धारा की दिशा में। तो धारा की दिशा में जब बात करेंगे तो x + y बराबर कितना है, 14 किलोमीटर प्रति घंटा। x हो गया नाव की चाल, y हो गया धारा की चाल। वहीं दूसरी तरफ क्या दिया है, नाव की ऊर्ध्व प्रवाह मतलब विपरीत दिशा में, तो x - y बराबर कितना हो जाता है यहाँ पे, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे यदि आप देखोगे y से y कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया 2x = 24, x = आ गया 12। ये 12 क्या निकल के आया, 12 क्या निकल के आया, ये निकल के आ गया नाव की चाल, मतलब नाव की जो चाल है शांत जल में वह है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है कि वह नाव शांत जल में 72 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगी। अब यहाँ पे यदि हम देखेंगे समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। दूरी दी हुई है यहाँ पे 72 किलोमीटर, ठीक है। चाल यहाँ पे यदि हम देखें तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा, तो दूरी बटा चाल।
तो यहाँ पे कितना आ गया 12 और 6 72, 6 यहाँ पे निकल कर आ गया। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब इसमें आप देखोगे तो यहाँ पे क्योंकि जो प्रश्न के जवाब दिए हुए हैं इनमें से कोई मिल नहीं रहा है, तो इसका मतलब है उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि 6 घंटे इसके सही आंसर है। ठीक है, कहने का मतलब है कि सिर्फ प्रश्न को कम से कम 2 बार पढ़ना है, और जब 2 बार आप प्रश्न को पढ़ लोगे, इतने व्यवहारिक प्रश्न होते हैं कि निश्चित तौर पर उनकी भाषा आप समझ सकते हो और उसका जवाब भी आप दे सकते हो। तो प्रत्येक प्रश्न को 2 बार पढ़ने की आदत आप अवश्य डालिए। ठीक है, ये मैथ के प्रश्न हैं इसलिए इनमें थोड़ा सा समय लग रहा है। अभी जब आपके इतिहास भूगोल से जुड़े हुए प्रश्न आएंगे तो थोड़ी सी वहाँ पे जल्दी होगी। चलो इस प्रश्न को देखो, इसको आप सभी को करना है, मैं इसमें कुछ भी नहीं बताऊंगा। ठीक है, सिर्फ आपको बता दूंगा किस तरह से लगाना है। बोला जा रहा है 4000 रुपये पर 18 माह में 12% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज कितना होगा। साधारण ब्याज बराबर एक सूत्र होता है, सबने पढ़ा होगा, सबने पढ़ा होगा। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। सबने पढ़ा होगा, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। मूलधन दिया हुआ है, दर दिया हुआ है, समय दिया हुआ है। निश्चित तौर पर आप इसको निकाल सकते हैं और आप सबको निकालना भी चाहिए। जितने भी लोग गंभीर हैं इसका निकाल कर आप आंसर बताइएगा कितना आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, चलो इसको बताएं। क्या बोला जा रहा है, एक संख्या को जब 16 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 8 बचता है। जब उसी संख्या को 8 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। अब कोई एक संख्या है, इस तरह के प्रश्नों में एक सूत्र बोला जाता है जो आपको याद भी होगा शायद, भाज्य इक्वल टू भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। भाज्य इक्वल टू भाजक, ये निश्चित तौर पर आपको याद होगा क्योंकि ये निश्चित तौर पर यदि आप पढ़ते होंगे तो देखते होंगे कक्षा 6 7 में मैथ में ये दिया होता है। तो भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। ठीक है, ये फार्मूला होता है। और यहाँ पे बोला जा रहा भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। क्या दिया है, एक संख्या को जब 16 से विभाजित किया जाता है, कोई संख्या है, मान लेते हैं हम जो भाज्य संख्या है वो है x। ठीक है, इसको कितने से विभाजित किया जाता है, 16 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल कितना बचता है, शेषफल बचता है 8। मतलब भाजक कितना है 16 है, गुणे भाजक गुणे भागफल धन शेषफल कितना बचता है, शेषफल बचता है 8। ठीक है, प्रश्न के अनुसार हमने माना कि वो जो संख्या है वो x है। ठीक है, अब x को हमने जब 16 से भाग दिया तो भाजक हो गया 16, भागफल के स्थान पे भागफल हमने लिख दिया, शेषफल हो गया 8। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या बोला जा रहा है, जब उसी संख्या को 8 से विभाजित किया जाता है, मतलब अब यदि इस संख्या को 8 से विभाजित करते हैं, तो यदि इस संख्या को हम अब 8 से विभाजित करेंगे तो शेषफल कितना आएगा। तो 8 से यदि विभाजित करोगे तो 16 गुणे भागफल बटे 8 धन 8 बटे 8। ठीक है, अब यहाँ पे यदि आप देखोगे तो ये कट के आ गया 2 गुणे भागफल। शेषफल के स्थान पे यदि हम देखें तो 0 हो गया क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, 8 बचा था, 8 खत्म हो जाएगा 8 से भाग देने पे, शेषफल हो गया 0। तो इसका सही उत्तर क्या है, ए विकल्प इसका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो इस प्रश्न को देखो, इसमें एक सर्वसमीका होती है, वो मैं आपको बता देता हूं और उसी के आधार पे आप इसका उत्तर लगा सकते हो, मिनटों में निकाल सकते हो। ठीक है, इसका उत्तर जो लोग मैथ अच्छे से पढ़े होंगे वो तुरंत बता सकते हैं। इसका उत्तर आएगा 0.4। कैसे आएगा ये बताते हैं। एक सर्वसमीका होती है जिसको बोलते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर, एक ब्रैकेट में होता है a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब यदि हम देखें तो ऊपर ये सूत्र लग सकता है a क्यूब माइनस बी क्यूब। अब a क्यूब माइनस बी क्यूब करोगे तो एक ब्रैकेट में क्या आएगा, a ऋण b, मतलब 0.5 माइनस 0.1। दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, a स्क्वायर के स्थान पे a स्क्वायर
धन बी स्क्वायर धन ए बी, मतलब ये वाला भाग जब आप इसका विस्तार करोगे इस सर्व संख्या का तो ये वाला कट जाएगा, सिर्फ इतना ही बचेगा और इसको हल करने पे आ जाएगा 0.4। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, इस सर्व संख्या को याद रखना है और आसानी से कुछ सेकेंडों में ही आप इसका जवाब दे सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको बताएं। ये भी बहुत आसान सा प्रश्न है। एक कक्षा में 30% छात्रों के पास मोबाइल फ़ोन है और मोबाइल फ़ोन रखने वाले छात्रों में से 10% के पास ब्लूटूथ सुविधा है। यदि कक्षा में 200 छात्र हैं तो कितने छात्रों के पास ब्लूटूथ सुविधा है। अब यहाँ पे आपको बता दें क्या बोला जा रहा है, यदि 200 छात्र हैं तो कितने छात्रों के पास ब्लूटूथ सुविधा है। सबसे पहली बात, एक कक्षा में 30% छात्रों के पास मोबाइल फ़ोन है। कक्षा में कुल छात्र कितने हैं, 200, मतलब 200 का 30% आप निकालोगे, इतने ही छात्रों के पास मोबाइल है, बराबर 60 छात्र। अब ये जो 60 छात्र आए हैं जिनके पास मोबाइल है, इन्हीं का 10% ऐसे हैं जिनके पास ब्लूटूथ है, तो 10% कितना हो गया, 6, मतलब 6 छात्र ऐसे हैं जिनके पास ब्लूटूथ की सुविधा है। सिर्फ और सिर्फ प्रश्न को पढ़ना है 2 बार पढ़ने के बाद आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8, किसी व्यक्ति के मूल वेतन जो है वो 7700 रुपये पर महंगाई भत्ता 125 से बढ़कर 132% तो हो जाता है तथा कर कटौती 20 से बढ़कर 22% हो जाती है, तब उसका वेतन कितना बढ़ा हुआ है। देखो बहुत आसान, समझ जाएंगे यदि तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है। देखो सबसे पहले आप देखो इसमें 2 चीज़ें निकालनी है। पहला प्रारंभिक, देखो यहाँ पे दिया है प्रारंभिक महंगाई भत्ता कितना था, 125%, तो प्रारंभिक महंगाई भत्ता निकालोगे तो ये हो जाएगा 7700 गुणे 125/100, यहाँ से निकल जाएगा आपका प्रारंभिक महंगाई भत्ता। इसी प्रकार से जब महंगाई भत्ता बदलाव जाता है 132% होता है, तो बढ़ा महंगाई भत्ता जब आप निकालोगे तो इसी तरह से 7700 गुणे 132/100 ये आप कर लोगे, तो प्रारंभिक महंगाई भत्ता और बाद में जो बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता है वो दोनों आपका यहाँ से निकल जाता है। इसके बाद यदि आप देखोगे तो क्या बोला गया है आगे प्रश्न में कि कर कटौती दोनों पर 20% से बढ़कर 22% हो जाती है। अब इस तरह से आप कर कटौती भी आप अलग अलग निकालोगे, तो कर कटौती जब आप अलग अलग निकालोगे तो इसमें कैसे हो जाएगा कि 20% की कर कटौती होती है, मतलब जो प्रारंभिक महंगाई भत्ता है, ठीक है, जितना आता है प्लस जो मूल वेतन है, उन दोनों को आप जोड़ के गुणे 80/100 कर दोगे, क्योंकि कितना है 20% जो है इसमें महंगाई भत्ता कटौती होता है। ठीक है, जो आएगा उसको ऐसे रखना है, फिर बाद में जो महंगाई भत्ता है इसमें वेतन इनका 7700 जोड़ के इसको कर दोगे कितना 88/100 से भाग, फिर जो आता है इन्हीं दोनों का अंतर निकाल लोगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो इतना आसान सा प्रश्न यदि पूछा जाए और कोई गलत कर बैठे तो निश्चित रूप से निराशाजनक है। क्या बोला जा रहा है, यदि आर्म्स को 1 2 3 4 के बराबर है तो मार्च कितने के बराबर है। अब देखो इसमें यदि आप देखोगे तो पहला वर्ड क्या है, ए को किससे डिनोट किया गया है 1 से, आर को किससे किया गया है 2 से, एम को किससे किया गया है 3 से, एस को किससे किया गया है 4 से। ठीक है, अब इसी प्रकार से यदि m को किया गया है कितने से 3, तो 3 पहले लिख लो, a को किया गया है 1, r को किया गया है 2, s को किया गया है 4, मतलब 3124 इसका आंसर होगा। ए विकल्प इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। किस तरह के प्रश्न आपके रीजनिंग में पूछे जा रहे हैं इससे आप अनुमान लगा सकते हो। ठीक है, अब इस प्रश्न को आप स्वयं हल करोगे। प्रश्न संख्या 10 याद रखना है, प्रश्न संख्या 10 में यहाँ 45% है, यहाँ पे मिसिंग है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, सिर्फ 45 लिखा है, ये 45% है। ठीक है, ये आपकी जिम्मेदारी है, इसको आपको हल करना है।
चलिए अब आ जाते हैं हम इतिहास के प्रश्नों पे। अब आपको फास्ट जवाब देना है, मैक्सिमम आप मान के चलो एक प्रश्न पे 20 सेकंड से ज़्यादा नहीं लेना है। निम्नलिखित किस सुधार को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? इनमें से किस सुधार को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? बताएं। आपको बता दें ये जो सुधार था ये लॉर्ड डलहौजी के समय में लाया गया था। गवर्नर लॉर्ड डलहौजी थे उस समय। आपको बता दें, हिंट दे देता हूं कि लॉर्ड डलहौजी के समय काल में ये लाया गया था। 1854 में लाया गया था, ये भी बता देता हूं। ठीक है, तो ये जो शिक्षा का जिसको मैग्ना कार्टा बोला जाता है, ये सुधार लॉर्ड डलहौजी के काल में 1854 में लाया गया था, ये आपको पता होना चाहिए। और विशेष रूप से यदि हम बात करें तो इसमें विश्वविद्यालयी शिक्षा पर बात किया गया था, इसको भी याद रखना है। विशेष रूप से विश्वविद्यालयी शिक्षा पर बात किया गया था। और जब बात इतनी आपको बता दें तो तुरंत आपको याद आना चाहिए 1854 का चार्ल्स वुड डिस्पैच। ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। चार्ल्स वुड डिस्पैच इसका सही उत्तर है। ठीक है, यहाँ पे हंटर कमीशन भी दिया है। हंटर शिक्षा आयोग की बात करें तो 1882 से 1883 के बीच में ये लाया गया था। हंटर कमीशन या हंटर आयोग, ये आपको पता होना चाहिए। लॉर्ड रिपन के काल में लाया गया था, ये भी याद रखना है। किसके कार्यकाल में? लॉर्ड रिपन के काल में लाया गया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद अगला दिया है विश्वविद्यालय आयोग। ठीक है, विश्वविद्यालय आयोग की बात करें तो ये लाया गया था 1902 में। और जब 1902 की हम बात करते हैं तो यहाँ पे वायसराय होते थे। ठीक है, वायसराय होते थे। और इस समय विश्वविद्यालय आयोग जब वर्ष 1902 में लाया गया तो इस समय वायसराय थे लॉर्ड कर्जन। इनका भी नाम आपको याद रखना है। कौन थे? लॉर्ड कर्जन वायसराय थे, इनका भी नाम आपको याद रखना है। अगला आता है सैडलर आयोग। सैडलर आयोग के बारे में यदि हम बताएं तो 1917 से 1919 के बीच ये लाया गया था। ठीक है, 1917 से 1919 के बीच लाया गया था। और यहाँ पे वायसराय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ठीक है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड यहाँ पे वायसराय थे। तो ये आपको रटे होने चाहिए। किसके संदर्भ में भी हैं ये भी आपको रटे होने चाहिए। ठीक है, तो चार्ल्स वुड डिस्पैच जो है विशेष रूप से विश्वविद्यालय शिक्षा को लेकर था। लॉर्ड डलहौजी के समय काल में 1854 में लाया गया था। हंटर कमीशन की बात करें 1882 से 1883 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। इसके बाद विश्वविद्यालय आयोग 1902 में, इस समय वायसराय थे लॉर्ड कर्जन। फिर सैडलर आयोग वर्ष 1917 से 1919 के बीच लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय काल में लाया गया था। ये सब आपको निश्चित रूप से पता होगा। किस समाचार पत्र के विरुद्ध लॉर्ड लिटन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू किया था? किस समाचार के विरुद्ध वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था आपको बताना है। बताएं। लॉर्ड लिटन ने लाया था। इनका कार्यकाल था 1876 से 1880। ठीक है, 1876 से 80 के बीच इनका ये कार्यकाल था। और इसी दौरान वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था। बताएं। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या था? देसी भाषाओं के समाचार पत्रों को प्रतिबंधित करना। और जो ये लाया गया था सर्वप्रथम इनका टारगेट था अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका जो है इनका पहला टारगेट था जब ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था। लेकिन अमृत बाजार पत्रिका को आपको बता दें कि जब ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अमृत बाजार पत्रिका को ध्यान में रखते हुए लाया गया था, विशेष रूप से देसी भाषाओं के समाचार पत्र पत्रिकाओं के लिए कानून था, तो तुरंत ही रातों रात अमृत बाजार पत्रिका का जो संस्करण होता था उसको हिंदी से बदलकर अंग्रेजी भाषा में कर दिया गया। और इससे ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से ये बच गया। जब ये बच गया तो इसके बाद आपको बता दें कि ईश्वर चंद विद्यासागर की पत्रिका थी सोम प्रकाश। तो सोम प्रकाश को इसका टारगेट बनाया गया। सोम प्रकाश ईश्वर चंद विद्यासागर की पत्रिका थी, ये आपको पता होना चाहिए। और आपको बता दें कि इसके बाद सोम प्रकाश के अलावा भारत मिहिर, ढाका प्रकाश,
तथा सहचर जैसे अन्य समाचार पत्रों को इसके अंतर्गत लाया गया, इससे प्रतिबंधित किया गया। तो याद रखना है कि किस समाचार पत्र के विरुद्ध लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया। याद रखना है अमृत बाजार पत्रिका। दूसरा प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है किसके समय काल में लाया गया था, तो लॉर्ड लिटन के समय काल में लाया गया था। इसको भी आपको याद रखना है। चलिए इसको अब फास्ट जवाब देना है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, चीज़ों को हमें फास्ट क्विक देखना है। और कल से जो आपका समय है दोपहर 3 बजे, इस समय पर चैनल पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, जिससे आपके लाइव सेशन को चलाया जा सके। ठीक है, चलिए इसको बताएं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कुछ संगठन दिए हुए हैं और उनके नेतृत्वकर्ताओं की बात की जा रही है। आप जानते होंगे स्वामी सहजानंद। स्वामी सहजानंद की जब बात करते हैं तो बिहार किसान सभा से जुड़े हैं स्वामी सहजानंद, ये आपको पता होना चाहिए। फिर यहाँ पे है उत्कल प्रांतीय सभा। उत्कल प्रांतीय सभा की यदि हम बात करें तो मालती चौधरी इससे जुड़ती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और जैसे ही ए का चौथा और बी का तीसरा आपने देखा तो आपका उत्तर आपको यहाँ से मिल गया, मतलब बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो प्रत्येक प्रश्न के लिए मैं आपको मैक्सिमम 15 सेकंड का समय दूंगा और उसी में आपको इसका जवाब देना है। बोला जा रहा है किसने वर्ष 1857 के विद्रोह को सभ्यता और बर्बरता के बीच की युद्ध की संज्ञा दी। बहुत सारे इतिहासकार, बहुत सारे लोगों ने इस पर अपनी राय दी थी 1857 की क्रांति के ऊपर। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किसने कहा था सभ्यता और बर्बरता के बीच युद्ध है, बताएं। फास्ट जवाब दीजिएगा। चलिए और फास्ट। सबसे पहले आपको बता दें, यहाँ पे नाम लिखा है बेंजामिन डिजरेली। ठीक है, इनका पूरा नाम था बेंजामिन डिजरेली। इनके अनुसार यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था, ना कि सिपाही विद्रोह। याद रखिएगा, सिपाही विद्रोह इन्होंने नहीं बताया, इन्होंने बोला यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था, ना कि सिपाही विद्रोह। जो सीले थे, सीले के अनुसार यदि हम देखें तो सीले ने बताया कि 1857 की ये जो क्रांति थी विशेष रूप से यह एक सैनिक विद्रोह था। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए सैनिक विद्रोह किसने कहा है, तो याद रखना है सीले ने सैनिक विद्रोह कहा है। LER रीज ने क्या कहा, इन्होंने कहा कि विशेष रूप से उस समय में आप जान रहे थे कि एक धर्म विशेष के प्रचार प्रसार काफ़ी किया जा रहा था, तो इन्होंने बताया धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध यह एक युद्ध था। और TR होम्स ने बताया कि सभ्यता और बर्बरता के बीच युद्ध था। तो इसका सही उत्तर है ए विकल्प। लेकिन चारों हमें याद रहना चाहिए, चारों के विचार हमें पता होने चाहिए। इसको बताएं, निम्नलिखित में से किसने धन के निष्कासन को अनिष्टों का अनिष्ट कहा था। इसको तो आपको मिनट भी नहीं लगने चाहिए, मात्र कुछ सेकंड में इसका जवाब आना चाहिए। बताएं, निम्नलिखित में से किसने धन के निष्कासन को अनिष्टों का अनिष्ट कहा। फास्ट जवाब। आप जानते हैं एक पुस्तक द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी का नाम आता है और इसका सही कथन है दादा भाई नौरोजी। सी विकल्प ये आपका सही उत्तर है और इसका लगभग सभी को इसका जवाब पता होगा। इसको बताओ। अब देखो बिहार की बात हो रही है तो इसका भी जवाब सबको आना चाहिए, किसी का गलत नहीं होना चाहिए। क्या है, निम्नलिखित किस विद्रोह को उल गुलान के नाम से जाना गया। निम्नलिखित में से किस विद्रोह को उल गुलान के नाम से जाना गया। फास्ट जवाब। किस विद्रोह को उल गुलान के नाम से जाना गया। आप जानते हो 1899 वर्ष 1899 से वर्ष 1900 के बीच एक युद्ध चला था जिसको बोलते थे एक मुंडा विद्रोह। ठीक है, और इसका नेतृत्व किया था बिरसा मुंडा ने।
और जहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी वह क्षेत्र आज बिहार में नहीं आता है। ठीक है, तो मुंडा विद्रोह ये आपको पता होना चाहिए, बिरसा मुंडा के नेतृत्व में चलाया गया था, छोटा नागपुर के क्षेत्र में चलाया गया था। यहाँ पे आपको बता दें कि बिरसा मुंडा को जो है वो बोला जाता था उलगुलान, एवं इनके विद्रोह को उलगुलान कहा गया। तो बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ है, तो इसका सही उत्तर है मुंडा विद्रोह, ए विकल्प इसका सही उत्तर है। आपको पता होगा कई बार पूछा जाता है मुंडा जनजाति में सामूहिक खेती को क्या कहते हैं, तो इसको बोलते हैं खूंट कट्टी। खूंट कट्टी याद रखिएगा, खूंट कट्टी क्या है, ये मुंडा जनजाति में जो सामूहिक खेती होती है उसको बोलते हैं खूंट कट्टी, ये आपको पता होना चाहिए। एक विद्रोह और पूछा जाता है कि खोंड विद्रोह कहाँ पे हुआ था। खोंड विद्रोह, तो याद रखना है खोंड विद्रोह जो है ये उड़ीसा से संदर्भित है, ये आपको पता होना चाहिए। एक विद्रोह केरल से संबंधित है, अक्सर आपकी परीक्षा में पूछा जाता है बेलूथम्पी विद्रोह, तो ये भी आपको याद रखना है बेलूथम्पी। बेलूथम्पी विद्रोह जो है ये संबंधित है केरल से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। कैबिनेट मिशन के सदस्यों में कौन सम्मिलित नहीं था। देखो अच्छा प्रश्न है, निश्चित रूप से आज तक ये याद हो गया होगा, कई बार इसकी चर्चा हुई है। बताएं, आप जानते हो कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946, 24 मार्च 1946 की बात है, दिल्ली से संबंधित ये चर्चा है। और आपको बता दें कि इस शिष्टमंडल में कुल 3 सदस्य आए थे। अब 3 सदस्य आए थे, ठीक है, अच्छी बात है। इनमें 4 सदस्यों के नाम दिए गए हैं, मतलब कोई एक सदस्य इनमें बाहर रहा होगा। तो इनमें से जो बाहर है वो चौथा सदस्य कौन सा है, स्टेफोर्ड क्रिप्स, ए.बी. एलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस, लिन लिथगो, कौन सा इसमें से नहीं है आपको बताना है। कैबिनेट मिशन के सदस्यों में कौन सम्मिलित नहीं था, बताएं, इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्यों में सम्मिलित नहीं था, ये आपको बताना है। चले जवाब दीजिएगा, कौन कैबिनेट मिशन के सदस्यों में सम्मिलित नहीं था। चले फास्ट जवाब दीजिएगा, इसमें सम्मिलित नहीं था लिन लिथगो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको बताएं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सरोजिनी नायडू ने कहां पर नमक डिपो पर धावा बोलने के लिए सत्याग्रहियों का नेतृत्व किया था। फास्ट जवाब, चलें बताएं। आप जानते हो सविनय अवज्ञा आंदोलन वर्ष 1930-31 की जब हम चर्चा करते हैं तो आपको देखने को मिलता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ होने के पहले ही बहुत सारे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिनमें गांधी जी भी गिरफ्तार हो गए थे। और जब गांधी जी गिरफ्तार हुए थे तो धरसना मार्च जो था वो अब्बास तैयब जी के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था, लेकिन बाद में अब्बास तैयब जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। तो जब अब्बास तैयब जी को गिरफ्तार किया गया तो अब्बास तैयब जी की गिरफ्तारी के बाद उसका जो नेतृत्व था वो सरोजिनी नायडू ने संभाला था। तो यहाँ पे यदि हम बात कर रहे हैं तो ये बात कर रहे हैं धरसना की। ठीक है, तो बी विकल्प इसका सही उत्तर है। याद रखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सरोजिनी नायडू ने कहाँ पर नमक डिपो पर धावा बोलने के लिए सत्याग्रहियों का नेतृत्व किया, तो ये धरसना डिपो था। बी विकल्प इसका सही उत्तर है। चलें इसको बताएं, निम्नलिखित में से किसे, यहाँ पे देखो अब क्या बताएं टाइपिस्ट लोगों को, उनको दक्कन और ढक्कन में अंतर नहीं पता होता है। ये दक्कन है, निम्नलिखित में से किसे दक्कन का युद्ध स्थल की संज्ञा दी गई, बताएं किसे दक्कन के युद्ध स्थल की संज्ञा दी गई, आपको बताना है। चलें फास्ट जवाब दीजिएगा। देखो यहाँ पर ये जो स्थल है ये विशेष रूप से 2 नदियों कृष्णा और तुंगभद्रा, कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच का ये दोआब है और इसको बोलते हैं रायचूर दोआब। तो इसका सही उत्तर है ए विकल्प रायचूर दोआब, जो कि कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच आता है।
प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि रायचूर दोआब जो है ये किन दो नदियों के बीच आता है, तो आपको बताना है कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच ये आता है। ठीक है, चलिए इसको बताएं। विशुद्धमग्ग ग्रंथ के लेखक कौन हैं? विशुद्धमग्ग ग्रंथ के लेखक कौन हैं? चंद्रगोमी, असंग, सिद्धसेन, बुद्धघोष। देखो प्रश्न अच्छा है, बताएं। एक ग्रंथ है, निश्चित रूप से जानकारी होनी चाहिए। विशुद्धमग्ग जो ग्रंथ है बौद्ध ग्रंथ है, तो किसके द्वारा लिखा गया है ये आपको बताना है। चलें, फास्ट जवाब दीजिएगा। और ये संभावित प्रश्न हैं, यहाँ से प्रश्न आपकी परीक्षाओं में देखे जा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सेम प्रश्न मिले, हाँ इस टॉपिक से जुड़े हुए प्रश्न आपको देखे जा सकते हैं। चले बताएं। फास्ट देखो, यहाँ पे यदि हम बात करें तो एक नाम आपको दिख रहा होगा सिद्धसेन। सिद्धसेन की यदि हम बात करें तो विशेष रूप से सिद्धसेन जो है ये जैन धर्म से संबंधित थे और इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था जिसको बोलते थे न्यायावतार। न्यायावतार ये जो ग्रंथ था ये सिद्धसेन ने लिखा था, जैन धर्म से संबंधित है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात आती है असंग की। असंग का नाम शायद आपने सुना हो, यदि नहीं सुना है तो आपको पता होना चाहिए। ये बौद्ध विद्वान थे असंग, और इन्होंने योगाचार भूमिशास्त्र और महायान सूत्र अलंकार, योगाचार भूमिशास्त्र एक रचना इनकी थी योगाचार भूमिशास्त्र, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी रचना थी महायान सूत्रालंकार। महायान सूत्रालंकार, ये दोनों रचनाएं इन्होंने लिखी है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब बात आती है चंद्रगोमी की। चंद्रगोमी के बारे में भी आपने सुना होगा, ये बंगाली बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने चंद्र व्याकरण नामक ग्रंथ लिखा था। क्या लिखा था? चंद्र व्याकरण, ये ग्रंथ जो है इन्होंने लिखा था। फिर बात आता है बुद्धघोष की, तो आपको बता दें बुद्धघोष विशुद्धमग्ग नामक ग्रंथ इन्होंने ही लिखा है, मतलब इसका सही उत्तर है विशुद्धघोष। बाकी अन्य ग्रंथों के नाम और उनके लिखने वाले के नाम भी आपको पता होना चाहिए, विद्वानों के नाम भी आपको पता होना चाहिए, पूछा जा सकता है। इसको बताएं। निम्नलिखित में से सैंधोकालीन स्थल से पुजारी का सिर कहाँ प्राप्त हुआ था? पुजारी का सिर किस सैंधोकालीन स्थल से प्राप्त हुआ था? फास्ट जवाब। पुजारी का सिर किस सैंधोकालीन स्थल से प्राप्त हुआ था? यहाँ से पुजारी का सिर कांस्य नर्तकी, पशुपत के अंकन वाली मुहर आदि प्राप्त हुए थे। और आपको बता दें राखाल दास बनर्जी ने इसकी खोज की थी वर्ष 1922 में, मतलब ये बात हो रही है मोहनजोदाड़ो की। ए विकल्प आपका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए। मुगल बादशाह बाबर का भारत में लड़े गए युद्धों का सही क्रम कौन सा है? बाबर द्वारा भारत में लड़े गए युद्धों का सही क्रम कौन सा है? फास्ट, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मैं बार बार जब रिवीजन में करा रहा था मैंने बार बार बताया था कि इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मैंने कई बार आपको युद्धों के उनके वर्ष और किनके बीच लड़े गए हैं ये मैंने आपको बताया था। चले बताएं। फास्ट जवाब। देखो, पहला युद्ध तो सबको पता होना चाहिए कि पहला युद्ध पानीपत का ही युद्ध था, मतलब डी विकल्प इस प्रश्न से उत्तर से बाहर है, मतलब इन्हीं तीनों में से कोई एक उत्तर सही होगा, क्योंकि पानीपत के युद्ध से ही जब बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में युद्ध लड़ा गया था, यहीं से शुरुआत हुई थी और 1526 की घटना थी अप्रैल माह की। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध है, यदि हम देखें पानीपत का जो युद्ध है 1526 ईस्वी में जो लड़ा गया 21 अप्रैल को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जहां पे पहली बार तुगलमा पद्धति, ये भी आपने सुना होगा, पहली बार तुगलमा पद्धति का प्रयोग किया गया, तो ये वही युद्ध है पानीपत का। पानीपत के बाद यदि हम देखें तो दूसरा जो महत्वपूर्ण युद्ध है बाबर के संदर्भ में वो आता है खानवा का युद्ध, और ये आता है 1527 में।
दूसरा कौन सा आता है, खानवा का युद्ध, और ये 1527 में आता है। किसके बीच लड़ा गया था खानवा का युद्ध, तो आपको पता होगा राणा सांगा के मध्य हुआ था, जहां पे राणा सांगा पराजित हुआ था और बाबर ने यहाँ पे जिहाद की घोषणा की थी। तो ये भी पूछा जा सकता है, किस युद्ध में बाबर ने तुगलम्मा पद्धति को अपनाया, किस युद्ध में बाबर ने जिहाद की घोषणा की, तो ये आपको पता होना चाहिए। खानवा का युद्ध राणा सांगा के साथ लड़ा गया था। इसके बाद आप जानते हो 1528 की बात आती है। 1528 में बाबर से मेदिनी राय पराजित हुए थे, और ये आपका आ गया चंदेरी का, ठीक है। तो चंदेरी हो गया जहां मेदिनी राय पराजित हुए थे। और लास्ट आप सब जानते हैं घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध बाबर और लास्ट जो युद्ध था वो बाबर के बीच लड़ा गया था, बाबर और महमूद लोदी के बीच लड़ा गया था 1529 में। तो याद रखना है 1529 बाबर और लोदी के बीच, ठीक है। तो याद रखना है यहाँ पे क्या, सबसे पहले पानीपत, दूसरा खानवा, तीसरा चंदेरी, और तीसरा और चौथा आपका आ जाता है घाघरा। तो बाबर के संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहला युद्ध है पानीपत का युद्ध, और सबसे लास्ट का युद्ध है घाघरा का युद्ध, ठीक है। तो ये क्रम आपको याद रहने चाहिए, ये वर्ष आपको याद रहने चाहिए। साथ ही साथ यदि किसी युद्ध में कुछ विशेष हुआ है, जैसे तुगलमा पद्धति, जिहाद की शुरुआत, तो यह भी आपको याद रखने की जरूरत है। चले इसको बताएं। अलबरौनी द्वारा अरबी भाषा में रचित पुस्तक तहकीक ए हिंद का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? तहकीक ए हिंद का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया, बताएं। तहकीक ए हिंद का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? चले बताएं। तहकीक ए हिंद का या किताबुल ए हिंद या तहकीक ए हिंद, बात एक ही है, ठीक है। अलबरौनी ने अरबी भाषा में इसकी रचना की थी, ये भी आपको पता हो गया, प्रश्न से ही पता हो गया क्योंकि प्रश्न में इसके बारे में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले अंग्रेजी अनुवाद किसने किया, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताएं। सबसे पहले अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? तो सबसे पहले अंग्रेजी अनुवाद किया एडवर्ड साची ने। किसने किया? एडवर्ड साची ने सर्वप्रथम इसका अंग्रेजी अनुवाद किया। सी विकल्प आपका सही उत्तर है, ठीक है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि तहकीक ए हिंद या किताबुल ए हिंद, दोनों बात एक ही है, कि इसका हिंदी भाषा में अनुवाद सर्वप्रथम किसने किया, तो याद रखना है रजनीकांत शर्मा। याद रखिएगा, रजनीकांत शर्मा ने सर्वप्रथम इसका हिंदी भाषा में अनुवाद किया, ठीक है। अंग्रेजी भाषा में किसने अनुवाद किया? एडवर्ड साची ने। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। शेरशाह द्वारा किस युद्ध के बाद शेरशाह सुल्तान ए आदिल की उपाधि धारण किया? किस युद्ध में शेरशाह ने शेरशाह सुल्तान ए आदिल की उपाधि धारण की, आपको बताना है। चले, बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध है ये। चले बताएं। देखो, चौसा का युद्ध आपने सुना होगा 1539 में, तो सी विकल्प इसका सही उत्तर है, जहां पर हुमायूं पराजित हुआ था। अकबर द्वारा अपने शासनकाल में किस वर्ष दास प्रथा को समाप्त किया गया? दास प्रथा को अकबर ने कब समाप्त किया, बताएं। अकबर ने दास प्रथा को कब समाप्त किया? चलें, फास्ट जवाब। देखो, अकबर ने 3 चीजें समाप्त की थी जो आपको पता होना चाहिए। पहला, दास प्रथा को समाप्त किया अकबर ने। दूसरा, जजिया कर को अकबर ने समाप्त किया, ये भी आपको पता होना चाहिए। तीसरा जो था वो तीर्थ यात्रा कर अकबर ने समाप्त किया था। अब तीनों के जो वर्ष हैं वो आपको पता होना चाहिए कि कब तीर्थ यात्रा कर समाप्त हुआ, कब जजिया समाप्त हुआ, ये तीनों के तीनों आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये तीनों आते हैं 1562, 1563, 1564, ये तीनों वर्ष आपको पता होना चाहिए। अब कब क्या हुआ है ये मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले शासन के आरंभ में ही सबसे पहले 1562 में जो है वो दास प्रथा समाप्त की गई। तो ये क्या है? दास प्रथा।
इसके बाद तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया गया। इसके बाद जजिया समाप्त किया गया। तो याद रखिएगा, इसका क्रम भी यदि पूछ लिया जाए तो सबसे पहले दास प्रथा, फिर तीर्थ यात्रा, फिर जजिया, और इनका वर्ष भी आपको याद रखना है। बिहार के चिरांद नामक पुरा स्थल की प्राचीनतम संस्कृति है, बताएं। चिरांद नामक पुरा स्थल की प्राचीनतम संस्कृति क्या है, आपको बताना है। चलें फास्ट जवाब दीजिएगा। पूरा पाषाणिक संस्कृति, मध्य पाषाणिक संस्कृति, नव पाषाणिक संस्कृति या ताम्र पाषाणिक संस्कृति। फास्ट जवाब दीजिएगा। चलें फास्ट जवाब। चलें जवाब दीजिए। चलें देखो, इसका सही उत्तर है नव पाषाणिक संस्कृति। इसको बताएं। ये अच्छा प्रश्न है, ध्यान से पढ़ना है। क्या दिया हुआ है? 1857 की क्रांति से संबंधित है। पहला कथन क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? पहला कह रहा है वर्ष 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं और उसके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसों से अंग्रेजों की मदद की। आदमी तथा पैसों से अंग्रेजों की मदद की। दूसरे में बोला जा रहा है वर्ष 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमियों से अंग्रेजों की मदद की, पैसों से नहीं की। तीसरा कह रहा है वर्ष 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने पैसों से अंग्रेजों की मदद की, आदमियों से नहीं। अगला है वर्ष 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने अंग्रेजों का विरोध किया। और चौथा है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। अब इसमें यदि हम देखें, पहले में बोला जा रहा है कि पैसों और आदमी दोनों से मदद की गई। निश्चित रूप से ये वाला कथन सही है, क्योंकि दरभंगा, डुमराव और हटवा, दरभंगा, डुमराव और हटवा के जो भी महाराजा थे, इन्होंने आदमी और पैसों से अंग्रेजों की मदद की थी। तो ये विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। इसको बताएं। किसने दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छद्मनामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला? इनमें से कौन से हैं जिन्होंने इस प्रकार के शीर्षक के अंतर्गत अपनी लेखनी के द्वारा जो है वो प्रकाश डाला? किस पे? वो प्रकाश डाला चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर। बताएं। पीर मोहम्मद मुनीस, राजेंद्र प्रसाद, सहजानंद सरस्वती, SN सिन्हा। फास्ट जवाब दीजिएगा। इनमें से कौन से हैं? इनमें से कौन से हैं आपको बताना है। पीर मोहम्मद मुनीस, राजेंद्र प्रसाद, सहजानंद सरस्वती, SN सिन्हा। फास्ट जवाब दीजिएगा। चलें फास्ट जवाब। चलें, आप जानते होंगे दो पुस्तक लिखी गई थी। एक पुस्तक थी चंपारण की दुर्दशा, एक थी चंपारण में अंधेर। तो चंपारण की जो दुर्दशा पुस्तक थी और साथ ही साथ ये सभी जो छद्म नाम दिए हुए हैं, इसके तहत जो प्रकाश डाला था वो डाला था पीर मोहम्मद मुनीस ने। तो ए विकल्प इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। अगला प्रश्न, बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? फास्ट जवाब। बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? वर्ष 1921 में यह अधिवेशन हुआ था, आपको बता दें। और यह अधिवेशन जो था ये हजारीबाग से संदर्भित था। ए विकल्प इसका सही उत्तर है। इसको बताएं। गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कहाँ से? 10 सेकंड का समय है। फास्ट जवाब। गर्त आवास के
साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? चलें, गर्त आवास के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? जम्मू कश्मीर से प्राप्त हुए हैं, आप जानते हैं, और जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम से प्राप्त हुए हैं। ए विकल्प इसका सही उत्तर है। कल 3 बजे, दोपहर 3 बजे अपनी उपस्थिति अवश्य दर्ज कराएं, जिससे लाइव सेशन संचालित कर आपको विधिवत तरीके से इन प्रश्नों का अध्ययन कराया जाए और आपकी एक हैबिट भी विकसित हो जाए। इसको बताएं, निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? बताएं, किस अभिलेख से, किसके अभिलेख से, सबसे पहली बात कि किसके अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? बताएं, किसके द्वारा ये सूचना मिलती है और किस अभिलेख से मिलती है, अभी हम उसकी बाद में बात करेंगे। चलें, देखो, ये जो सूचना मिली थी ये मौर्य वंशीय शासक से मिली थी। किससे मिली थी? मौर्य वंशीय शासक थे, और मौर्य वंशीय शासक की यदि हम बात करें तो ये शासक थे अशोक। अब बात आता है अशोक के किस शिलालेख से इसकी सूचना मिली? तो रुम्मनदेई, याद रखिएगा, और रुम्मनदेई जो अभिलेख है उससे ये सूचना मिली थी कि जो शाक्य मुनि बुद्ध हैं उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। यह भी आपको पता होना चाहिए। तो रुम्मनदेई अभिलेख आपको याद रखना है। यदि आपसे सिर्फ इतना पूछ लिया जाए कि किस अभिलेख से यह सूचना मिलती है तो आप जवाब दोगे रुम्मनदेई अभिलेख। यदि पूछ लिया जाए किस शासक के माध्यम से यह सूचना मिलती है तो आप बताओगे अशोक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको बताएं। अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राजाओं का उल्लेख हुआ है? अशोक के जो अभिलेख थे उनमें से किसमें बताया गया है दक्षिण भारतीय राज्यों के बारे में? बताएं, दक्षिण भारत राज्यों के बारे में किसने बताया है? अशोक के जो अभिलेख थे जो उस समय पाए गए थे, यदि हम उनकी बात करें तो वो 3 वर्गों में थे। पहला था शिलालेख, दूसरा था स्तंभ लेख, और तीसरा था गुहा लेख। ये 3 प्रकार के होते थे। ठीक है, और इसी में से किसी एक में इनकी चर्चा हुई है। अब आपको बताना है वो कौन सा है। दक्षिण भारतीय राज्यों की चर्चा किस में हुई है? देखो, यदि आपने बृहद शिलालेखों के बारे में फैक्ट देखा होगा तो आपको मैंने बताया था दूसरे और 13वें बृहद शिलालेख में, अशोक के दूसरे और 13वें बृहद शिलालेख में दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है। तो यहाँ पे कौन सा दिया है? यहाँ पे दिया है द्वितीय मुख्य शिलालेख। तो इसका मतलब है बी विकल्प इसका सही उत्तर है। याद रखिएगा, दूसरे और 13वें दोनों में इसकी चर्चा की गई है, यह जानकारी आपको होनी चाहिए। शूद्रक द्वारा लिखी हुई प्राचीन भारतीय पुस्तक मृच्छकटिकम का विषय क्या था? चलें बताएं। अक्सर ऐसा पूछा जाता है मृच्छकटिकम के लेखक कौन है, तो शूद्रक बताना है, लेकिन यहाँ पे मृच्छकटिकम का विषय पूछ लिया गया है तो उस विषय के बारे में आपको बताना है। फास्ट जवाब, चलें जवाब दीजिएगा। देखो, इसमें चारुदत्त और बसंत सेना नामक एक युवक युवती थे जिनके प्रेम प्रसंग का वर्णन इसमें किया गया है। और जो चारुदत्त थे एक धनिक व्यापारी थे, और जो दूसरा नाम मैंने आपको बताया वो एक गणिका की पुत्री थी बसंत सेना, और इन्हीं दोनों के प्रेम प्रसंग का वर्णन किया गया है। तो ए विकल्प सही उत्तर है। बिहार के किस जिले को कृषि विज्ञान केंद्र में पराली प्रबंधन का उत्कृष्ट कार्य के लिए इको एग्रीकल्चर अवार्ड 2021 से संबंधित किया गया है? आपको मैंने कई बार करंट अफेयर्स में इसको बताया कि अब इस मॉडल को पूरे बिहार में लागू किया जाएगा। इस पराली प्रबंधन के इस मॉडल को अब पूरे बिहार में स्वीकारा जाएगा। और ये पराली प्रबंधन का जो मॉडल है कौन सा है?
भागलपुर मॉडल, जमुई मॉडल, बक्सर मॉडल या रोहतास मॉडल है। डी विकल्प आपका सही उत्तर होगा। इसके बारे में बताया गया आपको। दिल्ली का कौन सा सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खां का समकालीन था? चंगेज खां का समकालीन इनमें से कौन सा था आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पे बक्सर लिखा है, बक्सर नहीं है, ये बाबर है। सी विकल्प में करेक्ट कर लीजिएगा। चले बताएं, जवाब दीजिएगा। कौन इनमें से है जो चंगेज खां का समकालीन है? देखो, जिस समय चंगेज खां का शासन था उस समय में यदि हम देखें तो इनमें से जो शासक थे, जो उस समय राज्य करते थे, वो थे इल्तुतमिश। इसलिए ए विकल्प इसका सही उत्तर है। इसको बताएं, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है आज के संदर्भ में। बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी? लोगों को रोजगार, जिनके पास कौशल है, जिनके पास नॉलेज है, उनको रोजगार देने के लिए किस सुल्तान ने एक रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी? बताएं, किसने एक रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी जहां पर प्रारंभिक जांच पड़ताल के बाद योग्यता के आधार पर लोगों को नौकरी दी जाती थी? बताएं, बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने? फास्ट जवाब दीजिए। इनमें से कौन सा शासक था जिसने बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए प्रयास किया? इसका सही उत्तर है फिरोज शाह तुगलक। डी विकल्प इसका सही उत्तर है। इसको बताएं, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज में क्या समानता थी? तीनों में क्या समानता थी ये आपको बताना है। तीनों ही राजनैतिक उद्देश्यों के लिए नहीं बने, लेकिन तीनों ने ही देशभक्त की भावना के विकास में सहायता दी। दूसरा कथन, तीनों ही संगठनों का प्रादुर्भाव बंगाल में हुआ। तीसरा कथन, तीनों ही संगठनों के संस्थापकों की शिक्षा इंग्लैंड में हुई। चौथा कथन, तीनों ही संगठनों ने संस्थापकों ने राजनीति में सक्रिय भाग लिया। इनमें से कौन सा कथन सत्य है जो ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज में समानता को दिखाता है? बताएं। आपको पता होगा ये तीनों के तीनों संगठन जो हैं ये भारत में सामाजिक समरसता बनाए रखने के लिए, सामाजिक धार्मिक संस्कृति को बेहतर करने के लिए जो ये संगठन तीनों के तीनों बने थे, इनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं था। ये राजनीतिक संगठन नहीं थे और इस आधार पे देखें तो ए विकल्प आपका सही उत्तर है। इसको बताओ, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रिस्तरीय विभाजन किसने किया? त्रिस्तरीय विभाजन किसने किया कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से? बताएं, किसने 3 स्तरीय विभाजन किया? फास्ट जवाब दीजिएगा। इसका सही उत्तर है थॉमसन। ए विकल्प सही उत्तर है। ठीक है, इसको बताएं, बिंद क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? बिंद क्षेत्र का वो कौन सा शिलाश्रय रहा है जहां से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? जल्दी से आपको बताना है। लेहैया, घघरिया, मोरहाना पहाड़ या बगही खोर? चलें, यहाँ पर कुल 27 मानव की अस्थियां मिली थी, मानव कंकाल मिले थे और यह स्थान है लेहैया। तो डी विकल्प आपका सही उत्तर है। ठीक है, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ वह था? गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस राज्य में हुआ था आपको बताना है। आप जानते हो अपने अंतिम समय में ये मल्लों की राजधानी पावापुरी में गए थे, पावापुरी में पहुंचे थे। तो पावापुरी जो है, ये जो संबंध है ये मल्लों से संबंधित है, मतलब सी विकल्प आपका सही उत्तर है। इसको बताएं,
भागवत संप्रदाय में भक्त के रूपों की संख्या कितनी है? चलें, अच्छा प्रश्न है। भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी है? भक्त के रूपों की संख्या कितनी है आपको बताना है। 7, 9, 8, 10। भागवत संप्रदाय में भक्त के रूपों की संख्या कितनी है? फास्ट जवाब दीजिएगा। इनमें भक्त के रूपों की संख्या कितनी है आपको बताना है। चलें जवाब दीजिए। देखो, भागवत संप्रदाय में भक्त के रूपों की संख्या यदि हम बात करें तो 9 बताई गई है। ठीक है, रट जाइएगा इसको। किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? बताएं, इनमें से कौन सा धर्म था जिसको राष्ट्रकूट राष्ट्र शासकों का समर्थन प्राप्त था? आपको बता दें, राष्ट्रकूटों के समय में वैसे तो ब्राह्मण धर्म जो था ये फला फूला ब्राह्मण धर्म को वरीयता दी जाती थी, लेकिन कुछ राष्ट्रकूट शासक ऐसे थे जिन्होंने ब्राह्मण धर्म के अलावा जो है अन्य धर्मों को भी तवज्जो दिया। तो आपको बता दें, बाकी का इसमें से सही उत्तर हो जाएगा जैन धर्म, क्योंकि राष्ट्रकूट शासकों में से कुछ शासक ऐसे थे जैसे अमोघ वर्ष हो गए। तो अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट शासक थे, अमोघ वर्ष, और अमोघ वर्ष के जो गुरु थे ये जैन मुनि थे। तो इस कारण जो जैन धर्म था उसको भी यहाँ पर राजकीय संरक्षण प्राप्त था। तो इसका सही उत्तर हो गया बी विकल्प, जैन धर्म। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो ने निम्नलिखित में से किस बादशाह के दरबार से संबद्ध था? अमीर खुसरो किसके दरबार से संबद्ध था? अमीर खुसरो की यदि हम बात करें तो अमीर खुसरो ने लगभग 7 शासकों के दरबार में कार्य किया, जिनमें मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, मुबारक शाह, अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, खुसरो, बलबन और कैकुबाद, ये कई शासक थे जिनके समय काल में अमीर खुसरो ने कार्य किया। और यदि इनमें से यदि हम बात कर लें जो यहाँ पे विकल्प दिए हुए हैं, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा गयासुद्दीन बलबन, मतलब बी विकल्प सही उत्तर है। ठीक है, इसको बताएं, एका आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? और अमीर खुसरो के बारे में बता दें कि अमीर खुसरो जो है ये शिष्य किसके थे? अमीर खुसरो शिष्य थे सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसको बताएं, एका आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था, कहाँ किया गया था? एका आंदोलन क्या था? एका आंदोलन बताएं, एका आंदोलन क्या था? एका आंदोलन जो मुद्दा था ये लगान से 50%, जो तय लगान थी उससे 50% अधिक लगान वसूलने का एक मुद्दा था। और ये एका आंदोलन जो था विशेष रूप से किसानों से संबंधित था, क्योंकि इसमें जो निर्धारित लगान की गई थी उससे 50% अधिक लगान वसूल किया जा रहा था, और इसका नेतृत्व किया था मदारी पासी ने। ये समस्या है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी हो गया, सीतापुर हो गया, हरदोई हो गया, ये अन्य जिले से प्रभावित थे, मतलब डी विकल्प इसका सही उत्तर है। तो एका आंदोलन किसानों से संबंधित है। इसको बताएं, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी में किन 2 हिंदू राज्यों का उल्लेख किया है? बाबर ने अपनी आत्मकथा में किन 2 हिंदू राज्यों का उल्लेख किया है आपको बताना है। बताएं, बाबर ने अपनी आत्मकथा में किन 2 हिंदू राज्यों का उल्लेख किया है आपको बताना है। चलें, बाबर ने अपनी आत्मकथा में किन 2 हिंदू राज्यों का उल्लेख किया है आपको बताना है। बंगाल और विजयनगर, विजयनगर और मेवाड़, मेवाड़ और बहमनी, जयपुर और बिहार। आपको बता दें इसका सही उत्तर है विजयनगर और मेवाड़। ठीक है, चलें अगला प्रश्न, महान शासक कृष्णदेव राय का संबंध किस वंश से था? कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित थे? फास्ट जवाब देना है आपको। कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित थे? चलिए बताएं, कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित थे? कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित थे? ये संबंधित थे तुलो वंश से। ठीक है, इसको बताएं। दिल्ली सल्तनत में राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत
उर्स नामक कर किससे संबंधित था? दिल्ली सल्तनत की जब बात करते हो तो इसमें 5 कर जो है वो प्रमुख रूप से थे जो आपको पता होना चाहिए। तब तक आप इसके बारे में बताएं, अन्य के बारे में मैं आपको बताता हूँ। उस्र क्या था इसके बारे में आप बताएं, बाकी के बारे में मैं आपको बताता हूँ। चलें बताएं। उस्र क्या था, किससे संबंधित था, ये आपको बताना है। ये प्रमुख कर थे जो आप कह सकते हो मुगल काल से संबंधित थे। ये 5 प्रमुख कर सभी को पता होना चाहिए। जैसे पहले की बात यदि हम बात करें तो ये मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था, जो प्राकृतिक साधनों से सिंचाई होने पर पैदावार का 10%, प्राकृतिक साधनों से सिंचाई होने पर पैदावार का 10% और मानवकृत सिंचाई होने पर पैदावार का 5% लिया जाता था। तो याद रखना है ये एक रूप से भूमि कर था, ठीक है, भूमि कर था, लेकिन गैर मुसलमानों से ये नहीं लिया जाता था, बल्कि यह मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था। मतलब बी विकल्प आपका सही उत्तर है। दूसरे स्थान पे आप देख रहे होंगे खराज। खराज, खराज क्या था? खराज की यदि हम बात करें तो यह गैर मुसलमानों पर लगने वाला भूमि कर था। खराज क्या था? गैर मुसलमानों पर लगने वाला जो भूमि कर था उसको बोलते थे खराज, और जो मुसलमानों पर लगने वाला भूमि कर था उसको बोलते थे उस्र। ठीक है, अब इसके बाद बात आती है जकात की। जकात क्या था? जकात जो है मुसलमानों पर लगने वाला एक धार्मिक कर था, और ये जो जकात धार्मिक कर था विशेष रूप से अमीर मुसलमानों से लिया जाता था, गरीब मुसलमानों से यहाँ वसूला नहीं जाता था। इसके बाद आता है जजिया। जकात के बाद आता है जजिया। तो जजिया यदि हम बात करें तो यह गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला सुरक्षा कर था। गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला सुरक्षा कर था, जिसको जजिया बोलते थे। अगला है खुम्स। खुम्स यदि हम बात करें तो जैसे कोई युद्ध होता था तो जो वहाँ पे लूटा जाता था, लूट मार का जो माल अर्जित किया जाता था, ठीक है, उसमें जब बंदर बांट होता था, उसको जब बांटा जाता था तो उसको बोलते थे खुम्स। खुम्स विशेष रूप से जो गड़े हुए खजाने होते थे कहीं पाया जाता था तो उसको भी खुम्स के अंतर्गत रखा जाता था। तो ये 5 कर आपको पता होना चाहिए, इसको बताएं। द्रविड़ शैली में निर्मित तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण चोल वंश के किस शासक के समय में हुआ है? बताएं। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल शासक के समय काल में हुआ है, ये आपको बताना है। चलें, किसके समय काल में हुआ है? फास्ट जवाब दीजिएगा। किसके समय काल में हुआ है? ये हुआ है राजराज प्रथम के समय काल में। सी विकल्प सही उत्तर है, इसको बताएं। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में विदेह माधव की कथा का वर्णन किया गया है? इनमें से किस ग्रंथ में विदेह माधव की कथा का वर्णन किया गया है? बताएं। किस ग्रंथ में विदेह माधव की कथा का वर्णन किया गया है? अब जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे यदि हम बात करें ऐतरेय ब्राह्मण या कौशितकी ब्राह्मण की, तो ऐतरेय ब्राह्मण या कौशितकी जो ब्राह्मण थे ये ऋग्वेद के ब्राह्मण हैं, पूछा जा सकता है, कई बार पूछा भी गया है। दूसरा पंचविश ब्राह्मण, यदि आपसे पूछ लिया जाए तो पंचविश जो ब्राह्मण है ये सामवेद का ब्राह्मण है, यह भी आपको पता होना चाहिए। अब इस प्रश्न की यदि हम बात करते हैं तो इसका सही उत्तर है शतपथ ब्राह्मण। सी विकल्प इसका सही उत्तर है, इसको बताएं। निम्नलिखित में से कौन सी नहर पश्चिम चंपारण जिले में प्रवाहित होती है? इनमें से कौन सी नहर है जो पश्चिम चंपारण जिले में प्रवाहित होती है? पश्चिम चंपारण जिले में जो प्रवाहित होने वाली नहरें हैं मुख्य रूप से 3 नहरें हैं, और ये तीनों नहरें जो जल अपना लेती हैं ये गंडक नदी से लेती हैं। ठीक है, 3 नहरें प्रमुख हैं और तीनों की तीनों जो नहरें हैं ये अपना जल जो है ये गंडक नदी से लेती हैं, और इन तीनों में डान, त्रिवेणी और तिरहुत आते हैं। मतलब ए, बी और सी या ई विकल्प इसका सही उत्तर है, क्योंकि यहाँ पे 2 से ज़्यादा सही हो रहे हैं, इसको बताएं।
निम्नलिखित में से कौन सी रामसर साइट भारत के बिहार राज्य से संबंधित है? और ये बिहार की पहली रामसर साइट भी है, ये आपको पता होना चाहिए। निश्चित रूप से इसका जवाब सभी को पता होगा। चलें, मिनटों में जवाब दीजिए, इससे आसान कुछ भी नहीं हो सकता बिहार वालों के लिए, इससे आसान कुछ भी नहीं हो सकता। चलें, ये कांवड़ ताल वेटलैंड है जो कि बेगूसराय में है, तो डी विकल्प इसका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए इसको बताएं। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बिहार की जलवायु को प्रदर्शित किया जाता है कैसे? कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बिहार की जलवायु को किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है, बताएं। फास्ट जवाब दीजिएगा कि बिहार की जलवायु को किस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है कोपेन के अनुसार। फास्ट जवाब। देखो, कोपेन के अनुसार बिहार की जो जलवायु है उसको CWG के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है, तो इसका सही उत्तर है सी विकल्प। इसको बताएं, बिहार राज्य के कितने जिले भूकंपीय क्षेत्र 4 के अंतर्गत आते हैं? बताएं, बिहार के कितने जिले हैं जो भूकंपीय क्षेत्र 4 के अंतर्गत आते हैं? फास्ट जवाब दीजिएगा। बिहार के कुल 38 जिले हैं, याद रखिएगा, बिहार के कुल 38 जिले हैं जो भूकंपीय दृष्टि से संवेदनशील हैं। कुल 38 जिले हैं जो भूकंपीय दृष्टि से संवेदनशील हैं, जिनमें 3 कैटेगरी है, ये आपको पता होना चाहिए। एक तो यही हो गई कि भूकंपीय क्षेत्र 4, भूकंपीय क्षेत्र 4 के अंतर्गत कितने जिले आते हैं, तो आपको बता दें भूकंपीय क्षेत्र 4 के अंतर्गत जो हैं ये बिहार के कुल 24 जिले आते हैं। बिहार के 24 जिले भूकंपीय क्षेत्र 4 के अंतर्गत आते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। यदि हम बात करें कि कितने जिले भूकंपीय क्षेत्र 5 के अंतर्गत आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए बिहार के 8 जिले ऐसे हैं जो भूकंपीय क्षेत्र 5 के अंतर्गत आते हैं। 8 जिले बिहार के भूकंपीय क्षेत्र 5 के अंतर्गत आते हैं। अब बचे कितने हैं? अब बचे हैं 6, तो 6 जिले ऐसे हैं जो भूकंपीय क्षेत्र 3 के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, 6 जिले। तो याद रखना है, बिहार के सबसे ज़्यादा जो जिले हैं वो भूकंपीय क्षेत्र 4 के अंतर्गत आते हैं। भूकंपीय क्षेत्र 3 के अंतर्गत बिहार के 6 जिले आते हैं। भूकंपीय क्षेत्र 5 के अंतर्गत बिहार के 8 जिले आते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसको रट जाइएगा, महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको बताइए, निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में शाही लीची उगाने के लिए अनुकूल जलवायु पाई जाती है? बिहार के किस जिले में शाही लीची के लिए अनुकूल जलवायु पाई जाती है? तो आपको बता दें, चंपारण हो गया, बेगूसराय हो गया, वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, ये कुछ जो ज़िले हैं 5 से 6 ज़िले ऐसे हैं बिहार के जहां पर शाही लीची को लेकर अनुकूल जलवायु पाई जाती है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ई विकल्प। बरनार जलाशय योजना किस नदी पर निर्मित है? बरनार जलाशय योजना किस नदी पर निर्मित है, बताएं। फास्ट जवाब दीजिएगा। बरनार जलाशय योजना किस नदी पर निर्मित है? आपको बता दें, जमुई जिले की यह योजना है और ये बरनार नदी पर निर्मित है। ठीक है, ए विकल्प इसका सही उत्तर है। जमुई जिले में है ये योजना और जमुई जिले के बरनार नदी पर ये निर्मित है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल मंडल को वर्णित करता है? इनमें से कौन सा है जो स्थल मंडल को वर्णित करता है, बताएं। चलें, स्थल मंडल को वर्णित करने की बात हो रही है तो आप जानते होंगे जब स्थल मंडल की बात आती है तो इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा? देखो, पृथ्वी के अंदर 3 मंडल पाए जाते हैं। ठीक है, भू प्रॉपर्टी, मेटल तथा क्रूड, ये 3 आपने सुना होगा। भू प्रॉपर्टी, मेटल तथा क्रूड, जिनमें से भू प्रॉपर्टी और जो ऊपरी मंडल होता है वो स्थल मंडल को इंगित करता है, तो इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा सी विकल्प। इसको बताएं, क्षोभ मंडल में ऊंचाई बढ़ने पर सामान्य ताप ह्रास दर कितनी है? मतलब जैसे जैसे आप ऊंचाई पर
बढ़ते जाते हैं क्षोभमंडल सीमा तक, तो किस प्रकार से ताप कम होता जाता है ये आपको बताना है। बताएं। चलें। सामान्य ताप ह्रास दर जो है वो प्रति 1000 मीटर की ऊंचाई पर 6.5 है। ठीक है, तो प्रति 1000 मीटर पर 6.5 सी विकल्प आपका सही उत्तर है। इसको बताएं। मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? आप जानते हैं मानसून शब्द की जो उत्पत्ति है वो मौसम शब्द से हुई है, ये आपको पता होगा। और मौसम शब्द किस भाषा का है ये आपको बताना है। मानसून शब्द की जो उत्पत्ति है वो मौसम शब्द से हुई है, और मौसम शब्द किस भाषा का शब्द है ये आपको बताना है। अरबी भाषा, फारसी भाषा, लैटिन भाषा, संस्कृत भाषा, किस भाषा का ये शब्द है? चलें फास्ट याद रखिएगा, मौसम शब्द जो है ये अरबी भाषा का शब्द है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बहुत लोग लैटिन भाषा पे जाएंगे क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें आप पढ़ते आए हैं लैटिन भाषा, लेकिन ये अरबी भाषा का शब्द है। भारत के किस भाग में लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा होती है? बताएं। यदि आपने मानसून अच्छे से पढ़ा होगा, मानसून को आप समझते होंगे, तो इसका जवाब आप आसानी से दे सकते हैं, अन्यथा आपको रटना पड़ेगा। यहाँ पे बोला जा रहा है लौटते हुए मानसून के कारण भारत में किस भाग में वर्षा होती है, मतलब जब सर्दियाँ प्रारंभ हो जाती हैं तो भारत के किस भाग में आपको वर्षा देखने को मिलती है? तो इसका सही उत्तर है तमिलनाडु, क्योंकि लौटते हुए मानसून की बात हो रही है, मतलब जो बंगाल की खाड़ी से नमी लेकर मानसून लौटती है उसकी बात हो रही है। और जब बंगाल खाड़ी से मानसून नमी लेकर लौटती है तो असम इसमें आएगा नहीं। ठीक है, केरल की यदि हम बात करें, केरल आपके पड़ जाता है पश्चिमी तट पर, तो केरल भी बाहर हो गया। अब बंगाल और उड़ीसा की यदि हम बात करें तो बंगाल और उड़ीसा भी इसमें नहीं आएंगे। इसका सही उत्तर है तमिलनाडु, और डी विकल्प आपका सही उत्तर है। ठीक है, तो आज के लिए जो प्रश्न हैं वो इतने ही हैं। ठीक है, कल आप सभी 3 बजे उपस्थित हो जाइए, दोपहर 3 बजे आप सभी की उपस्थिति अनिवार्य है। और लाइव सेशन में हम देखेंगे, आपसे थोड़ा इंटरेक्शन होगा तो चीज़ें और बेहतर होंगी, और आपको भी पता चलेगा कि जो आपके कंपटीटर हैं, जो आपके साथ यहाँ पे पढ़ रहे हैं, हमारे चैनल से जुड़कर पढ़ रहे हैं, उनमें आप कितना बेहतर कर पाते हैं। ठीक है, तो इससे आपको थोड़ा सा जो होता है कि अपनी प्रतियोगी की जो आपकी परीक्षा है उसमें किस प्रकार का, किस लेवल का आपका वहाँ पे कंपटीशन है उसके बारे में आप जान पाएंगे, कौन सी किस प्रकार की प्रतिस्पर्धा है उसके बारे में आप समझ पाएंगे। तो इसलिए लाइव सेशन में उपस्थिति अपनी अवश्य दर्ज कराएं। धन्यवाद।